22 नवंबर 1968 को 9:45 बजे कैलिफोर्निया के वैलेजो में लेक हरमन रोड पर अंधकार में एक डरावनी मदद की पुकार ने एक चिल्लाहट की तरह बजी। जो जानलेवा स्थिति में पड़ेगा, उसे बनाने वाली ध्वनि 17 वर्षीय डेविड फार्डे द्वारा की गई थी, जो अपने 16 वर्षीय प्रेमी बेटी लू जैनसन के साथ एक डेस्पेरेट और मौत की स्थिति में पड़ गए थे। युवा जोड़े ने एक रोमांटिक ड्राइव का फैसला किया था, लेकिन उन्हें एक रात मिली जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देगी। यह एक रात थी जो हंसी और संगीत के लिए तैयार थी, लेकिन अब यह एक रात होगी जो अनसुने के डर से भरी होगी। वे उस आइसोलेटेड रोड पर अकेले नहीं थे। जब हम इस सबसे अंधकारी अपराध में डूबते हैं, तो दृश्य एक ट्विस्टेड हॉरर मूवी की तरह फैलता है। कार के फ्लिकरिंग हेडलाइट्स ने एक दुर्दर्शित स्ट्रेच ऑफ असफाल्ट को चमकाया, जो विश्व के विविध रंगों से बहुत अलग था। हवा में एक्यूट पल और गीले मिट्टी की गंध थी, और क्रिकेट की चहचहाहट ने एक डरावनी धुन बनाई जो जल्द ही गोलीबारी की ध्वनि द्वारा टूट जाएगी। एक डरावनी शांति होगी, जो केवल मारे जाने वाले के लेबर्ड ब्रीथिंग द्वारा टूट जाएगी। रात का वायुमंडल कूल हो गया, जैसे कि वह भी मौत के अनुमानित कार्य के सामने हैरान था। इस दुर्घटना के केंद्र में मारे जाने वाले का था एक प्रतिमा जो रहस्य में छुपी हुई थी, लेकिन अंधकार में अजीब सी मौजूद थी। उसका चेहरा शांति का मास्क था, जो अनुमानित दर्द को देने के लिए एक हृदय छुपा रहा था। वह एक जादूगर था, एक चमेली जो छायाओं में मिल सकती थी और सिर्फ मारने के लिए उभर सकती थी। उसकी उपस्थिति एक छोटी सी अफवाह थी, एक संकेत कि कुछ बुरा बस दूर से दिखाई दे रहा था। लेकिन एक भाग्यशाली पल के लिए वह अपने शिकार के सामने था। मारे जाने वाले की उपस्थिति अंधकार में फीकी पड़ गई, और पहली पैनिक की ध्वनियां हवा में गूंजने लगीं। एक नजदीकी जोड़ा, पॉल और पैट्रिसिया स्टाइन, ने गोलीबारी की ध्वनि और टायरों के चीरने की ध्वनि की सुनी, जिसके बाद एक डरावनी मदद की पुकार की। वे जल्दी से कार में सवार होकर उस दिशा में दौड़े, लेकिन यह देर हो चुकी थी। जोड़े की तेजी से मदद की पुकार उनके चीखने की ध्वनि से दब गई, जो दूसरे वाहन की गति से दब गई, जो दृश्य से दूर भाग गया, मौत और विनाश के एक ट्रेल के साथ छोड़ गया। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप हमारे नवीनतम आपराधिक मामलों के बारे में अपडेट हैं। हमारे नवीनतम आपराधिक मामलों के बारे में अपडेट होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम दिन भर नए मामले पोस्ट करते हैं। सबसे भयानक हत्याओं से लेकर सबसे जटिल ठंडे मामलों तक, हम आपको सबसे चौंकाने वाले और आकर्षक आपराधिक कहानियों को लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मदद की पुकार के लिए नीचे टिप्पणी करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो हमारी आपराधिक शौकीन समुदाय में शामिल हों। अब मुझे इस कहानी की शुरुआत में ले जाइए, एक कहानी जो उत्साह, लालच और मानव मस्तिष्क के सबसे अंधकारी कोनों के बारे में है। जोडियाक किलर का आतंक का शासन कम से कम 5 निर्दोष शहीदों के जीवन को ले गया, जिससे उनके पीछे एक क्रिप्टिक पत्रों की श्रृंखला, कोड और डर की एक विरासत छोड़ गई। जब हम इस श्रृंखला के जाल में डूबते हैं, तो आप एक व्यापक जानकारी के साथ प्राप्त करेंगे जो दशकों से इकट्ठा की गई है, जिसमें क्रिप्टिक पत्र, कोड और मारे जाने वाले के मैट्रिकुलस क्लू शामिल हैं। जोडियाक किलर की कहानी एक जटिल जाल है, जिसमें लालच के झूठे, मिसडायरेक्शन और एक स्वस्थ डर। हमारे चैनल पर वापस आएं, जहां हम न्यायिक अपराध के इतिहास के सबसे अंधेरे कोनों में खो जाते हैं। आज हम एक ऐसे मामले की जांच करेंगे जो सभी समय के सबसे जानलेवा अपराधों में से एक है, जिसमें जोडियाक किलर का केस शामिल है। इस केस का केंद्र एक ऐसा व्यक्ति था
जो अपने जीवन में एक सामान्य जीवन जीता था। नाम आर्थर ली एलन था। आर्थर का जन्म 18 जून 1925 को हुआ था। वह एक 38 वर्षीय परिवार का पुरुष था जो अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ वैलेजो, कैलिफोर्निया में रहता था। वह एक स्थानीय गैरेज में एक मैकेनिक के रूप में काम करता था, जिसकी प्रतिष्ठा दोस्ताना और बाहरी होने के लिए थी। आर्थर का दैनिक जीवन एक आम उपनगरीय निवासी की तरह लगता था। वह कड़ी मेहनत करता था, अपने बच्चों के साथ खेलता था और अपने पड़ोसियों के साथ सामाजिक होता था। वह अपने समुदाय में एक सक्रिय सदस्य था, अक्सर स्थानीय कार्यक्रमों और दान के कार्यों में भाग लेता था। वह यहाँ तक कि एक स्थानीय बॉलिंग लीग में शामिल हुआ, जिसमें उसकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना का प्रदर्शन किया। सतह पर यह लगता था कि आर्थर एक समर्पित पति और पिता था, जिसका जीवन उद्देश्य और प्रेम से भरा हुआ था। तो आर्थर को क्या पसंद आया जो उसके लिए लायक, संबंधित और यहाँ तक कि सहानुभूतिपूर्ण बनाता था? अच्छी एक बात के लिए वह एक विचित्र हास्य का संदेश था जो उसके आसपास के लोगों को हंसाने के लिए उसके चुटकुलों से परिचित थे। वह एक थोड़ा सा साफ सुथरा व्यक्ति था, हमेशा अपने घर और काम के स्थान को साफ सुथरा रखता था। उसकी दोस्ताना प्रतिष्ठा के कारण वह समुदाय में एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गया, जिन्होंने उसे एक नाइस गाय के रूप में वर्णित किया। उसकी परिवार के प्रति समर्पण स्पष्ट था, जैसा कि वह हमेशा उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से आगे रखता था। आर्थर की दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता के कारण लोगों को उस पर विश्वास करना आसान हो गया। आर्थर के जीवन में संबंधों की जांच करते हुए हम देखते हैं कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके आसपास के लोगों का विश्वास जीतता था। उसकी पत्नी डोरिस को अपने पति के किसी भी दोष का कारण नहीं था। उसके बच्चे उसे प्यार करते थे और उसके दोस्त उसे एक वफादार साथी के रूप में देखते थे। वह स्थानीय एल्क्स लॉज का सदस्य था और यहाँ तक कि इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। वह यहाँ तक कि स्थानीय डाइनर में भी जाता था, जहाँ वह वेट्रेस के साथ दोस्त बन गया था जो उसे मुफ्त कॉफी और पाई देती थी। लेकिन कुछ भी पता नहीं था कि आर्थर के जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है जो उनके समुदाय की नींव को हिलाने वाले एक श्रृंखला की घटनाओं को शुरू कर देगा। 4 जुलाई 1969 को वैलीजो, कैलिफोर्निया में एक गर्मी का दिन था। सूरज ने वैली रॉक स्प्रिंग्स पार्क के निवासियों पर धूप का प्रकाश डाला, जिससे हरे भरे हरे पेड़ों पर एक सुनहरा रंग चढ़ गया। यह लगभग 9:45 बजे था जब बच्चों के खेलने की आवाजें और लोगों के बीच बातचीत की आवाजें हवा में फैल गईं। तापमान का सूचक लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट था और आर्द्रता का स्तर मध्यम था। इसके परिणामस्वरूप वातावरण में फूलों की खुशबू और ताजे घास की खुशबू से भरा हुआ था। 4 जुलाई 1969 से पहले कुछ दिनों में नॉर्थर्न कैलिफोर्निया के समाचार पत्रों में ज़ोडियाक किलर के प्रसिद्ध गुप्त संदेशों की चर्चा हो रही थी। 3 जुलाई 1969 को माइकल मेजियू और डार्लेन फेरिन वैली रॉक स्प्रिंग्स पार्क में थे जब एक कार उनके पास आकर रुकी और एक आदमी ने गोलियां चलाईं। यह मुलाकात भविष्य में किलर के घातक अभियान की शुरुआत करने वाली प्रमुख घटना साबित हुई। डार्लेन ने पहले ज़ोडियाक किलर का शिकार बनी थी और अब उसकी जिंदगी एक धागे पर लटक रही थी। माइकल मेजियू ने देखा कि आदमी ने कई गोलियां डार्लेन पर चलाईं, जिससे उसकी हिप टूट गई और उसे गंभीर चोट लगी। गोलियों के धड़कने की आवाज पार्क में फैल गई, जिससे निर्दोष लोगों में भय की स्थिति पैदा हो गई। बचने के लिए माइकल को गोली लगी, जिससे उसका हाथ और छाती में चोट लगी, लेकिन वह घटनास्थल से भागने में सफल रहा। फिर किलर ने पार्क से अपनी कार में भाग लिया, जिससे डार्लेन को मृत्यु के करीब पहुंचा दिया।
डार्लेन ने मृत्यु के कगार पर खड़े होकर देखा कि कैसे किलर ने उसके साथ भयानक कृत्य किया। 4 जुलाई के उस दिन की सबसे भयानक बात यह है कि किलर ने कथित तौर पर शिकार की कार के ट्रंक में मुझे मारने का आनंद लेने का कारण यह है कि मैं उनकी मृत्यु की दृष्टि को देखने का आनंद लेता हूं नामक गुप्त संदेश काटा था। पुलिस अन्वेषकों ने बाद में पाया कि ये चिल्लर शब्द द ज़ोडियाक किलर द्वारा छोड़े गए कई भयानक संदेशों में से एक थे, जो सैन फ्रांसिस्को बे क्षेत्र में आतंक का प्रतीक बन गया था। उस कार की तस्वीर, जिस पर किलर ने अपनी विकृत संदेश लिखे थे, उस दृश्य को हमेशा के लिए व्यक्तियों के दिमाग में अंकित हो गई थी। शब्दों की तस्वीर खुद एक भयानक कलाकृति की तरह थी, जो समय के साथ एक भयानक समय कैप्सूल की तरह संरक्षित हो गई थी। यह ज़ोडियाक किलर द्वारा छोड़ा गया अंधकारमयी विरासत थी। 4 जुलाई 1969 को पुलिस ने पहली बार ज़ोडियाक किलर के क्रिप्टिक पत्र के जवाब में प्रतिक्रिया दी, जो वैले जो टाइम्स हेराल्ड को भेजा गया था, जिसमें डेविड फाराडे और बेटी लू जैनसन की हत्या के लिए जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। पत्र अनाम था, लेकिन इसमें एक क्रिप्टिक संदेश और एक अजीब सिंबल शामिल था, जो बाद में ज़ोडियाक किलर का पुकार कार्ड बन गया। पुलिस पहले से ही संदेही थे, लेकिन 31 जुलाई 1969 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजे गए एक पालना पत्र में एक समान सिंबल भेजने से उन्हें दावों को अधिक गंभीरता से लेने के लिए मजबूर किया गया। इस पत्र में भी एक कोड का एक टुकड़ा शामिल था, जिसे किलर ने अपने संदेश के रूप में दावा किया था। पुलिस को एक श्रृंखला किलर की संभावना के बारे में उत्सुकता हुई। पूरे मामले को बदलने वाली मुख्य सबूत था G340, जो 1969 में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा गया एक 340 चरित्र कोड था। यह जटिल कोड $1,00,000 की मांग के साथ भेजा गया था और एक चेतावनी के साथ कि किलर की मांगें पूरी नहीं हुई तो वह फिर से हत्या कर देगा। पुलिस को कोड से परेशानी हुई और कई वर्षों तक यह अनसुलझा रहा। हालांकि 2000 में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से एक समूह क्रिप्टोग्राफर्स ने कोड को क्रैक किया, जिसमें किलर की पहचान और 3 हत्याओं के स्थानों के साथ एक संदेश का खुलासा हुआ। यह तोड़मरोड़ एक मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। ज़ोडियाक किलर के मामले में कई व्यक्तियों को मुख्य संदिग्धों के रूप में माना गया था, जिनमें आर्थर ली एलन शामिल थे, जो 1971 में पुलिस से साक्षात्कार किए गए एक दोषी से बच्चा दुर्व्यवहारी थे। वह किलर के लेखन शैली के समान थे और उनके पास हिंसक व्यवहार का एक इतिहास था। दूसरा संदिग्ध रिचर्ड गायकोव्स्की था, एक पत्रकार जिसे उनके समान लेखन शैली और उनके द्वारा एक .22 कैलिबर हैंडगन के साथ उनके दावों के कारण जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि इनमें से किसी भी संदिग्ध को अंततः किलर के रूप में साबित नहीं किया गया। कई नेतृत्वों के बावजूद मामला अनसुलझा रहा। जांच को एक नेतृत्व ने बर्बाद कर दिया, जो महीनों की जांच के लिए समय बर्बाद किया, जो टेड काजिंस्की नामक एक व्यक्ति पर केंद्रित था, जिसे अनाबॉम्बर के रूप में भी जाना जाता था। काजिंस्की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में एक गणित प्रोफेसर थे और उनके पास हिंसक व्यवहार का एक इतिहास था। हालांकि 1971 में उन्हें ज़ोडियाक किलर के रूप में संदेह हुआ था, क्योंकि उनके समान लेखन शैली और उनके द्वारा एक .22 कैलिबर हैंडगन के साथ उनके दावों के कारण। काजिंस्की के खिलाफ जांच कई महीनों तक चली, लेकिन अंततः यह एक मृत कांटे पर पहुंच गई। यह जांच के दौरान कई लालची प्रसंगों का एक उदाहरण